नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल मुकेश बैरागी मैथ्स में। और आज कक्षा 10 के अध्याय 7 निर्देशांक ज्यामिति पर हम चर्चा करेंगे। इस अध्याय को हम गहराई से समझने वाले हैं और चैनल पर आप नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। चैप्टर का नाम है अध्याय 7 निर्देशांक ज्यामिति, जिसका आज पार्ट पहला होगा। इसमें हम ये देखेंगे कि इसकी बेसिक चीज़ ये रहेगी आपको कि निर्देशांक ज्यामिति क्या चीज़ होती है। तो उसकी शुरुआत अगर बात करें कहाँ से हुई, तो शुरुआत में मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसकी शुरुआत हम आज कार्तीय तल से समझने वाले हैं कि कार्तीय तल क्या चीज़ होती है। एक तल है जिसे हम कार्तीय तल कहते हैं, जिसमें ये एक्स अक्ष होता है जो क्षैतिज होता है, यानी कि जो आड़ी रेखा जो होती है वह क्षैतिज होता है, उसे एक्स अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्स अक्ष। और ये खड़ी लाइन जो है ये वाई अक्ष कहलाती है। एक्स अक्ष और वाई अक्ष से मिलकर जो एक तल बनता है, एक जगह बनती है, वह कार्तीय तल कहलाता है। और यह जो आड़ी लाइन आपको दिख रही है एक्स अक्ष है, और इस एक्स अक्ष पर संख्याएं होती हैं, बीच में 0 होता है। और इधर हम आगे बढ़े तो जैसे कि यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, 3, 4, 5, और इस तरीके से ये एक्स अक्ष प्लस वाली संख्याएं इधर अनंत तक जाती हैं। ठीक उसी तरह माइनस वाली संख्याएं होती हैं, यहाँ पर आएगा -1, -2, -3, -4, और इस तरीके से माइनस के क्रम में इधर भी माइनस की ओर अनंत तक संख्याएं बढ़ती है। और यह जो ऊर्ध्वाधर लाइन है जो खड़ी हुई है, यह वाई अक्ष है। इसमें ऊपर की तरफ प्लस वाली संख्याएं होती हैं, जो कि 1, 2, 3, 4, 5, और इस तरीके से यहाँ पर भी प्लस वाली संख्याएं अनंत होती हैं। और नीचे फिर से माइनस वाली संख्याएं होती है, -1, -2, -3, -4, -5, इस तरीके से यह संख्याएं आगे बढ़ती रहती हैं। यानी कि यह एक्स अक्ष इस वाले भाग में इसको अपन प्रथम चतुर्थांश कहते हैं, यानी कि पहला चतुर्थांश। चतुर्थांश का मतलब होता है इसके 4 टुकड़े हैं, उसका एक अंश यहाँ है, जिसे हम प्रथम चतुर्थांश कहते हैं, यानी कि पहला भाग। इसको हम द्वितीय चतुर्थांश कहते हैं, ये दूसरा भाग है। इसको हम तृतीय चतुर्थांश कहते हैं, यानी ये तीसरा भाग है। और यह चतुर्थ मतलब ये चौथा चतुर्थांश है, यानी कि चौथा भाग है। इस तरीके से इस तल में 4 भाग होते हैं, और ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है। इस पर इस तरह से इनकी ये संख्याएं होती हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं ध्यान से कि प्रथम चतुर्थांश में जो संख्या होती है, और यहाँ पर इस जगह पर जो भी बिंदु आएगा उस बिंदु की यह पहचान होगी कि उन दोनों ही संख्याएं प्लस वाली होगी, यानी कि पहला बिंदु भी प्लस होगा और दूसरा बिंदु भी प्लस होगा। यानी कि अगर बात करें कि ये 2 और 3, जैसे कि ये 2 और 3 बिंदु यहाँ पर कहाँ है, इसको आप ध्यान से देखो। 2, 3 नाम का बिंदु इस तल पर कहाँ है? तो 2 जो होता है ये एक्स अक्ष पर होगा, और 3 जो है वो वाई अक्ष पर होगा। 2 एक्स अक्ष पर होगा और 3 वाई अक्ष पर होगा। और ये 2 किसका है? प्लस का। इसका मतलब ये वाला। और 3 कहाँ है वाई पर? यहाँ पर। तो ये दोनों कहाँ मिलते हैं? 2 और 3 कहाँ मिलते हैं? 2 और 3 यहाँ मिलते हैं। 2 और 3 यहाँ मिलते हैं। तो ये 2 और 3 जहाँ मिलेंगे, और जहाँ पर ये दोनों मिले हैं, वही बिंदु 2, 3 कहलाता है। 2 और 3 इस तरीके से इस बिंदु को हम इस चतुर्थांश पर सेट कर सकते हैं। तो 2 और 3 नाम का बिंदु यहाँ पर है। एक्स अक्ष पर 2 चलना पड़ा और वाई अक्ष पर 3 चलना पड़ा, इसलिए अपने वो 2 और 3 यहाँ पर ये बिंदु है। और ये 2 और 3 प्लस प्लस, ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का है। ठीक है, अब इसमें आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि पहला चतुर्थांश में क्या होते हैं? दोनों ही प्लस के होते हैं। द्वितीय चतुर्थांश की बात करें तो, और आपको बता देता हूँ, बिंदु को लिखने का जो तरीका होता है वो एक्स और वाई होता है। किसी बिंदु को लिखने का तरीका वो क्या होता है? एक्स और वाई, यानी कि
पहला पहला जो होता है उसे अपन भुज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्स। एक्स का मतलब वो है भुज। क्या है वो? भुज। और वाई का मतलब होता है कोटि। क्या मतलब होता है? कोटि। यानी कि ये वाली लाइन भुज को बताती है और ये वाली लाइन कोटि को बताती है। ठीक है। अब आपको याद रखने का तरीका बता दूं, जैसे अपना हाथ है, तो ये हाथ को तो यूं समझो भुज, और ये सर है यूं समझो कोटि। तो इस तरीके से याद रखना है आपको। ये तो कोटि हुआ और ये भुज। तो इसी तरीके से आप याद रख सकते हो। तो यहाँ पर भुज क्या है? 2। कोटि कितनी है? 3। ठीक है। अब दूसरा चतुर्थांश है, इसमें क्या होगा कि एक्स अक्ष वाले माइनस के हैं। ये देखो, आप यहाँ से इधर आगे बढ़ते हैं तो एक्स अक्ष वाले क्या है? माइनस के हैं। और वाई अक्ष वाले क्या है? प्लस के हैं। तो ये चतुर्थांश में बिंदु किस टाइप के होंगे? माइनस और प्लस। माइनस और प्लस। और तीसरे चतुर्थांश में एक्स अक्ष वाले बिंदु कैसे हैं? माइनस वाले। और वाई अक्ष वाले बिंदु कैसे हैं? वो भी माइनस के हैं, यानी कि दोनों ही माइनस माइनस में आएंगे। और चौथे वाले चतुर्थांश में देखते हैं तो एक्स अक्ष वाले बिंदु कैसे हैं? प्लस के। और वाई अक्ष वाले बिंदु कैसे हैं? माइनस के। तो प्लस माइनस। इस तरीके से चतुर्थांश में जो बिंदु होते हैं उनके निशान कुछ इस तरीके से होते हैं। तो यहाँ पर बिंदुओं को लिखने का तरीका, जैसे कि यहाँ पर अगर दो यहाँ लिखते हैं अपन 3, -3 और 2। एक्स वाला माइनस का है और वाई वाला प्लस का है। तो ये -3 और 2 कहाँ है? -3 और 2 है एक्स अक्ष पर -3 बढ़ना होगा। 1 2 3 एक्स अक्ष पर -3 तक गए तो यहाँ तक आ गए। और वाई अक्ष पर 2 तक जाना है, मतलब यहाँ तक जाना है। और ये बिंदु दोनों ही जहाँ मिलेंगे वही -3 और 2 है। ये दोनों जहाँ मिलेंगे माइनस, ये बिंदु जहाँ आपस में टकराते हैं या फिर जहाँ मिलते हैं वही बिंदु क्या कहलाता है? ये -3 और 2 नाम का बिंदु यहाँ पर है। इसी तरीके से नीचे वाले चतुर्थांश में भी आप देख सकते हो कि जैसे कि -2 और 1 यहाँ पर लिखा है, दोनों ही माइनस के होंगे। दोनों ही माइनस के होंगे। यानी कि मैं कह दूं अगर कि -1 और वो वाला भी -1 है, एक्स वाला भी माइनस का है और वाई वाला भी माइनस का है, इसका मतलब ये दोनों कहाँ मिलेंगे? -1। यानी कि एक्स अक्ष पर -1 तक जाना है, यानी यहाँ तक जाना है। और वाई अक्ष पर -1 तक जाना है, यानी यहाँ तक जाना है। तो दोनों कहाँ मिलेंगे? यहाँ से आएगा और ये इधर से जाएगा। तो इस तरीके से ये दोनों कहाँ मिले? यहाँ पर मिले। तो ये -1 और -1 यह बिंदु हुआ। इस तरीके से हम बिंदु की जगह निकाल सकते हैं। तो ये जो होता है कार्तीय तल कहलाता है। और इसी तरीके से प्लस माइनस इसको भी हम देख सकते हैं। पहला वाला बिंदु प्लस का होगा, यानी कि एक्स अक्ष वाला, जैसे कि ये 2 है और वाई अक्ष वाला -3 है ना। तो इसको भी हम, इसकी भी जगह देख सकते हैं। एक्स पर कितना चलना है? 2। और वाई पर कितना चलना है? -3। यानी कि ये दोनों बिंदु कहाँ मिलेंगे? यहाँ पर मिलेंगे, यहाँ पर। ठीक है। इन दोनों का बिंदुओं का निर्धारण यहाँ होता है। तो ये 2 -3, इस जगह को अपन कहेंगे 2 -3। ठीक है। इस तरीके से इस कार्तीय तल पर बिंदुओं का निर्धारण होता है। और जो बीच में कटान बिंदु होता है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष जहाँ बीच में कटते हैं उसको अपन मूल बिंदु कहते हैं। मूल बिंदु का मतलब जिसके निर्देश अंक या फिर निर्देशांक क्या होते हैं? मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0। क्या होते हैं? मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0 0। मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0। यानी एक्स अक्ष पर भी 0 बढ़े और वाई अक्ष पर भी 0 बढ़े तो उसके निर्देशांक 0 0 हुए। तो इस अध्याय की शुरुआत में यह निर्देशांक जो कार्तीय तल था वो मैंने बताया आपको। उसके बाद इसमें एक जरूरी चीज आती है कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे निकालें। इस कार्तीय तल में दो बिंदु हैं, उनके बीच की दूरी कैसे निकालते हैं उसका सूत्र हम यहाँ पर समझने वाले हैं। ठीक है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का जो तरीका है उसका एक सूत्र होता है, और वो सूत्र कैसे बना, उसका निर्माण कैसे हुआ, उसको हम देखने वाले हैं। जैसे कि
फिर से ये 1 2 3 4 5 है ना, इस तरीके से ये एक्स अक्ष के बिंदु है और इधर वाई एक्स एक्स डेश के बिंदु रहेंगे और ये वाई एक्स के बिंदु यहाँ पर है और माइनस और वाई डैश वाले बिंदु यहाँ रहते हैं। ठीक है, जो कि -1 -2 -3 -4 इस तरीके से आगे बढ़ेंगे। अब ये होता है कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे निकाली जाती है। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना यानी कि इस बिंदु को हम क्या कहेंगे, इस बिंदु के निर्देशांक इसको अपन बोलते हैं कि एक्स अक्ष पर तो 3 है। कितना है? एक्स अक्ष पर 3 है और वाई अक्ष कुछ भी नहीं है, यानी कि इस बिंदु को अपन लिखने का जो तरीका होता है वो क्या होता है? 3 0। और इस बिंदु को लिखने का तरीका क्या होगा? 5 0। इसको लिखेंगे 3 0 और इसको लिखेंगे 5 0, यानी कि एक्स अक्ष पर 5 चले और वाई अक्ष पर कुछ भी नहीं चले, यानी कि 0। इसका मतलब इस बिंदु के निर्देशांक हुए 5 0। अब इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी है? इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का ये तरीका है कि यहाँ से यहाँ तक की कुल दूरी कितनी है? यहाँ से यहाँ तक की कुल दूरी है 5, 1 2 3 4 5। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 5 है, उसमें से इस दूरी को घटा लें, यानी कि पूरी दूरी यहाँ से यहाँ तक की ये 5 है, उसमें से इस दूरी को घटा लें तो फिर ये दूरी बच जाएगी, है ना। तो उसका तरीका क्या है कि 5 में से 3 घटाया तो कितना बचेगा? 2। तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी आ गई? 2 आ गई। कितनी आई? 2। ठीक है, अब ये तो एक ही अक्ष पर बिंदु थे, है ना। अब इसको, अब ये जो अवधारणा है, ये जो कॉन्सेप्ट है कि ये 2 आया है ना, ये एक ही अक्ष पर दोनों ही बिंदु थे। ठीक है, अब अगर यही बिंदु अलग अलग अक्षों पर होते हैं, जैसे कि ये 3 0 है और ये 5 0 है, मान लो ये बिंदु यहाँ पर होता कि एक बिंदु है 2 3, उदाहरण के लिए हम यहाँ पर समझेंगे, इन बिंदुओं को हटा के कुछ नए बिंदु लेते हैं और उनकी दूरी कैसे निकालते हैं उस पर अपन गहराई से समझने वाले हैं। मान लो एक बिंदु है जो 2 2 है। क्या है? 2 2, यानी कि एक्स पर भी 2 चल रहे हैं और वाई पर भी 2 चल रहे हैं, यानी आप यहाँ पर है तो एक्स भी 2 है और वाई भी 2 है। और एक बिंदु है जो कि है 4 5। क्या है? 4 5, यानी कि एक्स पर तो कितना चले हैं? 5। एक्स पर तो 5 चले हैं और वाई पर कितना चले हैं? 4, यानी कि वह बिंदु क्या हुआ? 5 4। अब एक बिंदु ये है और एक बिंदु, इनके बीच की दूरी निकालनी है। क्या निकालनी है? इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी है। तो वह दूरी कैसे निकालेंगे? ठीक है, अब ये लाइनें में हटा देता हूँ, है ना। बिंदुओं की जगह कहाँ है वो मैंने बता दिया आपको इस डॉट लगा के, ताकि आपको पता रहे कि बिंदु कैसे बिंदुओं की जगह ढूंढते हैं। ठीक है, अब इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी है कि ये कितनी दूरी है। तो उसको निकालने का ये तरीका होता है कि एक पाइथागोरस प्रमेय होती है। पाइथागोरस प्रमेय कहाँ लागू होती है? पाइथागोरस प्रमेय हमेशा समकोण त्रिभुज पर लागू होती है। समकोण त्रिभुज क्या होता है? जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो, एक कोण 90 डिग्री का हो उसे अपन समकोण त्रिभुज कहते हैं। और 90 डिग्री के ये वाली भुजा, इसको अपन लंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लंब। इसको अपन कर्ण बोलते हैं और इसको अपन आधार बोलते हैं। ठीक है, और पाइथागोरस नाम के गणितज्ञ ने यह एक प्रमेय दी थी। उसका ये कहना था कि कर्ण का वर्ग जो होता है, कर्ण का वर्ग, कर्ण का वर्ग जो होता है वह लंब के वर्ग और आधार के वर्ग के जोड़ के बराबर होता है। यानी कि कर्ण का वर्ग जो होता है, यानी कि ये वाली भुजा है, इसका वर्ग, अब इसका वर्ग मतलब कि इस भुजा के बराबर
यहाँ पर एक वर्ग बना दिया जाए, इस भुजा की जितनी ही लंबाई, चारों तरफ लंबाई वाला अगर एक वर्ग बना दिया जाए, तो उसकी जो जगह होगी, वह लंब का वर्ग, यानी कि इस लंब वाली भुजा के आधार पर यदि एक वर्ग बनाया जाए और आधार वाली भुजा के आधार पर भी यदि वर्ग बनाया जाए, उसने यह जो प्रमेय बताई थी, उसने सारे समकोण त्रिभुज पर यह प्रमेय लागू होती है। उसका कहना था कि 90 डिग्री का कोण जो होता है वह समकोण त्रिभुज होता है, इधर लंब होता है, नीचे आधार और इधर कर्ण होता है। उसका ये कहना था कि चाहे कोई सा भी समकोण त्रिभुज हो, प्रत्येक समकोण त्रिभुज पर यह बात लागू होती है। उसने ये कहा था कि लंब का वर्ग, यानी कि लंब की जो लंब वाली भुजा है, इसी के समान चारों तरफ रेखा खींची, फिर इधर एक वर्ग बना, नीचे भी एक वर्ग बना और इधर भी एक वर्ग बना। तो उसने कहा था कि इन दोनों में जितना, इन दोनों का जो क्षेत्रफल है वह मिलके इसके बराबर होता है, इन दोनों का क्षेत्रफल मिलके इसके बराबर होता है। इसका मतलब, उसका कहने का मतलब ये था कि कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब के वर्ग और आधार के वर्ग के जोड़ के बराबर होता है। यानी इन दोनों के क्षेत्रफल को जोड़ते हैं तो वह बराबर आता है इस कर्ण के वर्ग के बराबर। यह पाइथागोरस नाम के गणितज्ञ ने यह प्रमेय दी थी और इसी प्रमेय का उपयोग करके हम अपनी समस्या को यहाँ हल करेंगे। ठीक है, अब इसका उपयोग कैसे होता है आप ध्यान से देखना। यहाँ पर लिखा है 2, 2 और 5, 4 ये दो बिंदु है। ठीक है, ये एक्स अक्ष का निर्देशांक, ये वाई अक्ष का निर्देशांक 2 है, ये एक्स अक्ष का निर्देशांक 5 है और वाई अक्ष का निर्देशांक 4 है। इसे भुज कहते हैं, इसे कोटि कहते हैं। ठीक है, अब इन दोनों ही बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी है उसका पता लगाना है। तो हम एक काम करते हैं कि क्या ये बिंदु 2 है और ये बिंदु 5 है। ये बिंदु 2 है और ये बिंदु 5 है। ठीक है, तो यहाँ हम एक चीज देखते हैं कि यहाँ एक समकोण त्रिभुज बनेगा। क्या बनेगा? एक समकोण त्रिभुज हम बना सकते हैं। जब यदि हम यहाँ पर एक सीधी लाइन खींच दें तो आप यहाँ ध्यान से देखोगे कि यहाँ एक समकोण त्रिभुज बन जाएगा। क्या बन जाएगा? समकोण त्रिभुज बन जाएगा। यानी कि अगर इसकी और इसकी भुजा की लंबाई हमें पता चल जाए तो हम इसकी निकाल सकते हैं। और कैसे निकाल सकते हैं? पाइथागोरस प्रमेय के माध्यम से। अगर इसकी और इसकी लंबाई हमें पता चल जाए तो ये हम निकाल सकते हैं। तो इसकी लंबाई कितनी है आप ध्यान से देखो, कितनी लंबाई है, कुल कितनी है यहाँ से यहाँ तक? 5। इसको हटा दो, 2 को हटा दो, ये 3 हुई। कितनी हुई? 3। और यहाँ से यहाँ तक कितनी है कुल? ये देखो आप, यहाँ से यहाँ तक 4 है। कितनी है? 4। ठीक है, उसमें से 2 हटा लो तो ये आ जाएगी। तो ये कितनी हुई? 2। तो ये और ये पता चल गई हमें कितनी है, ये 3 है और ये 2 है। ठीक है, जैसे ही इन दोनों का पता चल गया तो फिर इसका भी पता चल जाएगा, यानी कि इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी भी हमें पता चल जाएगी। तो अब आपको मैं बताऊंगा, अभी मैं केवल आपको ये सिखा रहा हूँ कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का बेसिक कॉन्सेप्ट कौन सा है। हालांकि उसका एक सूत्र होता है, पर वो सूत्र बना कैसे वो अवधारणा आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब इसमें हम समझेंगे कि ये पाइथागोरस प्रमेय यहाँ कैसे काम कर रही है। तो हमने देखा कि यहाँ पर इस समकोण त्रिभुज में लंब कितना आ गया? लंब आया 2 और आधार कितना आ गया? मतलब आधार मतलब नीचे का कितना आ गया? 3। और ये कर्ण अपने को निकालना है। कर्ण, ये ल आ और क लिख रहा हूँ, शॉर्टकट लिख रहा हूँ, यानी कि इनके नाम संक्षिप्त छोटे रूप में लिख रहा हूँ, आप समझ जाना। ल का मतलब लंब है, आ का मतलब आधार और क का मतलब कर्ण हुआ। ठीक है, इसको पूरा भी लिख सकते हैं। तो कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब के वर्ग और आधार के वर्ग, इन दोनों को जोड़ दें तो उसके बराबर आता है। तो कर्ण ही हमें निकालना है, यानी ये वाला, ये अपने को निकालना है। तो देखो, कर्ण का वर्ग है ना,
लंब के वर्ग और आधार के वर्ग। लंब का वर्ग कितना है 2, यानी 2 का वर्ग, और आधार का वर्ग कितना है 3 का वर्ग। ठीक है, तो कर्ण का वर्ग नहीं चाहिए हमें, केवल कर्ण चाहिए है ना। ये पूरी क्षेत्रफल नहीं चाहिए अपने को, कर्ण चाहिए, यानी कितनी सी भुजाएं की लंबाई चाहिए। तो इसलिए हम क्या करेंगे कि ये वर्ग यहाँ से हटेगा तो इधर क्या हो जाएगा, वर्गमूल आ जाएगा, वर्गमूल का निशान आ जाएगा। तो 2 का वर्ग और 3 का वर्ग। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा कि कर्ण कितना आ गया, 2 दूनी 4 और 3 तिया 9। तो कर्ण कितना आ गया, 9 और 4 कितने होते हैं 13। तो कर्ण आ गया 13, यानी कि इस भुजा की लंबाई कितनी आ गई, करणी 13। कितनी आ गई, करणी 13। तो हमने इस दो बिंदुओं के बीच की दूरी इस हिसाब से निकाली है। ठीक है, अब यहाँ पर आप ध्यान से देखो कि यहाँ से ही सूत्र का निर्माण होता है। इस वाली बात ने ही हमें सूत्र बनाने की ओर प्रेरित किया, यानी कि इन दोनों के बीच की दूरी और इनका क्या संबंध है, आप ध्यान से देखो। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि इन दोनों का घटाव हुआ है। ध्यान से देखो आप, x2 ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, इनको मैं नाम दे सकता हूँ है ना। ये तो है x1 और ये है y1, और ये है x2 और ये है y2, x1 y1 x2 y2। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि कर्ण का जो अपनों ने अपनी जो दो बिंदुओं के बीच की जो दूरी निकाली है वह कैसे निकली है, वो इन्हीं बिंदुओं के उपयोग से निकल सकती है। यानी कि x2 में से x1 घटाया है ना, x2 में से x1 घटाया, यानी कि 5 में से 2 घटाया और उसका वर्ग करना है। उसका क्या करना है, वर्ग करना है। फिर जोड़ देना है y2 में से y1 को घटाकर, यानी कि 4 में से 2 घटाकर, 4 में से 2 घटाकर उसका वर्ग करना है। तो यहाँ पर क्या है, 5 में से 2 घटाया तो कितना आया, 3 की घात 2, और 4 में से 2 घटाया तो कितना आया, 2 की घात 2। तो इस तरीके से यह भी वही आया जो अभी पहले आया था, 3 तिया 9 और 2 दूनी 4, यानी कि 9 और 4 कितना आया, 13। यानी कि यहाँ पर भी 13 आया और यहाँ पर भी 13 आया। इसका मतलब इस सूत्र का निर्माण कुछ ऐसे हुआ है, इस अवधारणा के माध्यम से इस सूत्र का निर्माण हुआ है। तो सूत्र क्या होता है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, यानी कि एक बिंदु ये है और एक बिंदु ये है ना। ये मान लेते ए बिंदु है और ये बी बिंदु है, इसके निर्देशांक हैं x1 y1 और इसके निर्देशांक हैं x2 y2। तो इनके बीच की दूरी का सूत्र क्या होगा, ए बी बराबर x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग, ये सूत्र होता है। ठीक है, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र ये होता है, जो मैंने इसमें अभी लिखा है उसको आपको ध्यान से देखना चाहिए। ये सार निकला है, और ये मैंने बताया ये सार कैसे निकला, इतनी बातें बताने के बाद ये चीजें निकली है। इसका मतलब जो दो बिंदु होते हैं वह खुद ही उनके बीच की दूरी निकालने में सहायता करते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ है कि x2 में से x1 को घटा लो और लिख दो, y2 में से y1 को घटा लो और लिख दो, और उनके वर्ग करके फिर उनको जोड़ दो, है ना। यही तरीका होता है दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का। बेसिक तरीके से कैसे दो बिंदुओं के बीच की दूरी आई वो मैंने यहाँ समझाया है, और इसी बेसिक तरीके के कारण ही यह सूत्र बना है। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से दो बिंदुओं के बीच की दूरी हम निकाल सकते हैं। अब हम आगे बढ़ें और इसमें चर्चा करें। तो निर्देशांक ज्यामिति का ये मैंने जो चीजें समझाई आपको समझ में आ गई होगी। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।